नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत गौरव अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी टीम ने जो आप लोगों के लिए ये पीईटी का निःशुल्क बैच शुरू किया है, उसमें मैं एक और बेहतरीन वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। इसमें आप भी जानते हैं कि आज जो सेट हम लोग करवाने वाले हैं उसमें फिजिक्स और इकोनॉमी के प्रश्न हैं। आज केमिस्ट्री के भी प्रश्न नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि आज मेरा ही मन था कि सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स करा दिया जाए, तो मैंने फिजिक्स के ही प्रश्न लिए हैं। आइए देर न करते हुए शुरू किया जाए आज के इस सेशन को। सेशन बढ़िया बनाने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए सहयोग चाहिए होता है आप लोगों का। जब आप लोग सहयोग करते हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं, बढ़िया से हमारा साथ देते हैं, कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं, तो हमारा भी मन जो होता है वो खुश हो जाता है, कहता है कितना बढ़िया, कितना बेहतरीन कंटेंट दे दिया जाए अपने इन मेधावी छात्रों को। तो दोस्त, कहीं भटकिएगा मत। अगर आप भटक गए तो समझिए अपनी सफलता खो दी है, क्योंकि हम लोग जो प्रण लेते हैं, मेरा जो प्रण होता है, मैं जो बोल देता हूँ उस पर मैं खरा उतरता हूँ। वो मेरा वादा नहीं होता, जो मैं बोलता हूँ पत्थर की लकीर सा बोलता हूँ। भाई बोल दिया तो बोल दिया, ये बात है। पास कराने की जिम्मेदारी है तो है, उसे मैं पूरा कराऊंगा। तो प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं, इन प्रश्नों को हल कीजिए और बताइए कि आपका क्या परफॉर्मेंस रहा है, कितना अच्छा आपने किया है, कितना बेहतरीन से बेहतर बने हैं आप, बेहतर से बेहतरीन बने हैं, या कितना स्मार्ट तरीके से इसको हल किया है, वो बताइए। आइए, पहला प्रश्न आपके सामने है, इस प्रश्न का हल कीजिए, हल बताइए, और ऑप्शन में सारे के सारे हल हैं इसके, जो भी है वो बता दीजिए। चलिए, यन फेरों यानी कि टर्न्स वाली एक धारावाही, यन फेरे हैं उसके, यन फेरे वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न किसी क्षेत्र का परिमाण होगा। यन फेरे, तो अब ये आप बताइए, ये आप बताइए, यन फेरे हैं, परिणाम कितना आएगा? अरे यार, यन फेरे हैं तो परिणाम भी तो यन ही आएगा। उसने पहले ही बता दिया फेरे यन है, यन फेरे हैं तो उसको कुंडली में घुमाने के लिए तो यन की ही जरूरत पड़ेगी ना। जितना है उतनी ही बार जाएगा, जितना है उतना ही तो परिणाम आएगा। परिमाण उसका कितना आएगा, उतना ही तो आएगा। इसमें कुछ नहीं करना था आपको, यन मल्टीप्लाइड बाई 1 बराबर यन, ये आपका उत्तर आ जाता है। सिंपल, सीधा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कितने लोग एन स्क्वायर लगाते होंगे मुझे पता है, ऐसे लगाते होंगे, यन इंटू यन बराबर एन स्क्वायर, ये उत्तर लगा के चले आते, लेकिन ये यन इंटू 1 बराबर यन, यही इसका उत्तर निकल के आता। चलिए, पहला प्रश्न आसान सा प्रश्न, आसान से ही प्रश्न है, बस आप लोग थोड़ा सा उलझ जाते हैं, तो उलझनों को दूर करने के लिए ही हम लोग यहाँ खड़े रहते हैं। चलिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर कीजिए, वो पहला वाला गया। एक गोलीय दर्पण, वर्पण नहीं है भाई, दर्पण है ये दर्पण है ना, ये दर्पण है, ठीक है, दर्पण। एक गोलीय दर्पण फोकस दूरी वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या के पदों में के बराबर होती है। अच्छा, मतलब ये पूछ रहा है, जैसे ये होता है ना, एक गोलीय दर्पण है, ये इसका कोण होता है, ये मुख्य अक्ष होता है, ये क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। मुख्य अक्ष के ही समानांतर जो हमारी किरणें होती हैं वो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें जाती हैं, इसे व्हाइट कर देते हैं, जाती हैं किरणें, ठीक है। इसके बीच में यहीं पे होता है F यानी कि फोकस दूरी, उसके बाद यहाँ होता है C, उसी के 2 गुने पर C होता है वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या, इसी को कहेंगे, यहीं पर वो भी स्थित होता है। तो अब ये पूछ रहा है कि इनके बीच की जो वक्रता त्रिज्या पूछा है ना, तो वक्रता त्रिज्या और ये दोनों में अंतर पूछ रहा है, वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या में अंतर संबंध पूछ रहा है, किसके बराबर होगा। तो ये बराबर होता है, जानते हैं, तो होता है
R बराबर 2F होता है। R बराबर क्या होता है? 2F होता है। तो अब ये बताइए आप, जब R बराबर 2F होगा तो उसने R बराबर ही तो पूछा था यार, मैंने तो बता दिया। अच्छा F बराबर पूछा है उसने F बराबर पूछा है। अब F बराबर पूछा है तो ये बताइए ना, ये सीधा सीधा R/2 तो हो जाएगा, उसका आधा ही तो होगा R/2। कभी भी आप गोलीय दर्पण पर जाएंगे तो आपको फोकस दूरी का 2 गुना मिलेगा वक्रता त्रिज्या या वक्रता केंद्र, और उसका ही आधा वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या का आधा आपको फोकस दूरी पे मिलेगा। ठीक है, वक्रता केंद्र पर जो भी प्रतिबिंब बनता है, वक्रता केंद्र से अगर रेखाएं गई हैं तो वो हमेशा बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, ये भी जानते रहिए। जितना ही आप दर्पण के नजदीक किसी वस्तु को रखेंगे उतना ही, वक्रता केंद्र के बाद की बात कर रहा हूं मैं, उतना ही उस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा हमेशा। ये सारी चीजें आपको फिजिक्स में देखने को मिलेंगी। क्लास 10th में जाएंगे तो शायद चैप्टर नंबर 2 है कि फर्स्ट है, 10th लेवल का है, आसान सा है, बस आपको समझाने की देरी होती है कि आप लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, फोकस दूरी क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, ध्रुव क्या है, और गोलीय दर्पण क्या है, और आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अपवर्तित किरण क्या है, ये सारी चीजों में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको अगर समझाना रहता है यहाँ पे तो समझा देता, लेकिन जरूरत है नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तो समझा दूंगा। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा? R/2 बनेगा ना, R/2 बना, ये लीजिए ऑप्शन नंबर पहले में ही और R/2 बैठा हुआ है, ये इसका आंसर बन गया। आइए प्रश्न नंबर तीसरे पर चलते हैं। R1 R2 को श्रेणी क्रम में संयोजित करने के लिए इनके बीच का सही संबंध होगा। ये बताइए, R है, प्रतिरोध है, और ये श्रेणी क्रम में जोड़ रहा है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए तो भाई यही काम किया जाता है ना, R1 R2, इसी में R3 हो जाता, इसी में R4 हो जाता, इसी में क्या हो जाता, R4 हो जाता, इसी में R5 हो जाता। श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो R एक रहेगा, उसके बाद सारी की सारी चीजें उसी में जोड़कर R को निकाल लेंगे, वही उनका क्या हो जाता है, प्रतिरोध हो जाता है। ठीक है, अगर इस तरह से ये समांतर में होता तो इसी को हम लोग इस तरह से कर लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, इसी तरह से जितनी बार होता उतनी बार हम इसको क्या करते, आगे बढ़ा देते। तो ये समांतर क्रम का है, ये श्रेणी क्रम का है, संयोजित करने का समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, और गुणोत्तर क्रम वो तो अलग ही होता है, वो आपसे नहीं पूछेगा, आपने शायद सिलेबस से भी हटा दिया है उसमें। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, दोनों क्रम जानते रहिए। देखिए कहाँ पे है, हाँ ये देखिए 2 ही बार दिया था, जब 2 बार दिया है तो 2 बार ही देखिए। R बराबर, थोड़ा सा कलर चेंज कर दो, R बराबर R1 प्लस R2, ये आपको मिला ना ऑप्शन नंबर सी में। अब ये श्रेणी क्रम का है, ये किस क्रम का है, श्रेणी क्रम का है। और अगर आपको समांतर क्रम पूछा होता तो ये आपको मिल जाता, ये वाला मिलता। और समांतर क्रम का एक दिखाया है, देखिए यहाँ पे दिखाया है समांतर क्रम को। तो इस तरह से आप प्रतिरोध को जोड़ सकते हैं, ठीक है, संयोजित कर सकते हैं। किसी का नहीं, किसी का भी मिले आप ऐसे जोड़ के निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। चलिए ये रहा प्रश्न नंबर 4 आपके सामने, इस प्रश्न को हल कीजिए। प्रश्न देखिए आसान होते हैं, बस फैक्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, उसका फैक्ट या उसकी परिभाषा जो होती है वो आपके दिमाग में अगर है तो आप आसानी से कोई भी कर लेंगे। ऊष्मा, धारा, प्रतिरोध और समय के बीच सही संबंध है। ये यार ये बताओ, ऊष्मा यानी कि हीट मैंने बताया था ना, H बराबर मैंने बताया था, इसे कहा था हीट, इसे क्या कहा था, हीट कहा था। हीट यानी कि ऊष्मा, ये तो मैंने बताया था ना, I/R/T, I तो I वर्ग होता है, क्या होता है, I वर्ग होता है। निकल के आया कि नहीं है, ये तो सूत्र पे है, क्या मैं इस पे डिफाइन करूंगा आपको, क्या मैं इसका डेरिवेट करूं भाई, सीधा सीधा सूत्र है यार, सूत्र को डेरिवेट करूंगा तो करते ही रह जाऊंगा, डेरिवेशन बड़ा लंबा होता है इनका। बस इतना जानिए ना कि हीट यानी कि ऊष्मा बराबर अगर तीनों दिया है, I/R/T दिया है तो I का स्क्वायर कर दीजिए, यही इसका सूत्र निकल के चला आता है। देखिए दिया भी होगा कहीं, I स्क्वायर पे कहीं है, H बराबर I स्क्वायर।
विकल्प गलत है भाई, विकल्प गलत है, सारे विकल्प गलत हैं, सारे के सारे विकल्प गलत हैं, विकल्प ही नहीं सही है। एक मिनट में मेन पेज पे देख लेता हूँ, मेन पेज देख लेता हूँ इसका। विकल्प गलत है, इतना मैंने बता दिया। हाँ विकल्प गलत है भाई, मैंने बताया ना कि विकल्प गलत है। प्रश्न मैं रखता हूँ अपना हार्ड कॉपी, जो पेपर बनता है उसको मैं रखता हूँ, ये हार्ड कॉपी का नहीं है, ये गलत हो गया है उनसे, टाइपिस्ट महोदय से गलत हो गया है, इसको आप यहाँ पे कर सकते हैं ऐसे, अगर बनाना चाहेंगे तो ये वाला विकल्प बन जाएगा आपका। ओके, टेंशन मत लीजिए, गलत आपको नहीं मिलेगा, हार्ड कॉपी मेरे पास होती है, फोन पे रखता हूँ मैं हमेशा हार्ड कॉपी, इसलिए आपकी कोई भी गलती मुझसे यहाँ देखी तो जाती नहीं, इसलिए मैंने सही कर दी। मैं तो पहले से आपको निकाल दिया, विकल्प के बाद में देख रहा हूँ ना कि गलत लिखा गया है, पहले से निकाल के दे दिया, यही सूत्र होता है। अरे कल भी बताया था मैं आपको, कल भी निकाल के बताया था पूरा। आइए प्रश्न नंबर 5, उपयोग करते हुए अपवर्तनांक के मान की गणना की जा सकती है। मेरे दोस्त स्नेल महोदय ने अपवर्तनांक का बताया था, स्नेल महोदय, स्नेल के नियम के अनुसार, देखिए स्नेल के नियम के अनुसार स्नेल महोदय ने ही अपवर्तनांक को बताया था, अपवर्तनांक का गणितीय सूत्र बताया था और कहा था कि भाई प्रकाश की चाल वायु में, निर्वात में प्रकाश की चाल या वायु में प्रकाश की चाल होती है, और वही किसी माध्यम में हो, किसी माध्यम में या वाटर में ले लीजिए, वाटर में तो उनका बटा कर दीजिए आप, तब निकल के आ जाएगा। या फिर इनको कोणीय वेग से निकालना चाहेंगे तो जो होता है साइन आई बटा साइन आर से होता है, इस तरह से भी निकाल सकते हैं इसको, लेकिन ये सूत्र इनका नहीं है, ये सूत्र इनका स्नेल का नहीं है, ये सूत्र स्नेल का नहीं, ये ओम के नियम से आता है, गणितीय सूत्र से। लेकिन ये वाला अपवर्तनांक नियम जो है, ये वाला अपवर्तनांक नियम जो प्रकाश वायु में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को आप क्या करेंगे, बटे में कर देंगे तो वो निकल के आ जाता है। देखिए ये वाला वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल अगर आप कर देंगे तो आपका अपवर्तनांक निकल कर आ जाएगा, ये स्नेल का नियम। ओम के नियम के अनुसार साइन आई बटे साइन आर जो कोणीय वेग के आधार पे था, ठीक है, वो होता है। अब इसमें देखिए ओम के नियम, ये देखिए ओम महाराज भी है इसमें, ओम महाराज भी हैं। ओम महाराज ने और क्या दिया था, ओम महाराज ने बताया है V बराबर आई आर, V बराबर विभवांतर बटे, विभवांतर बराबर होता है धारा और धारा गुणे प्रतिरोध, ठीक है, वोल्ट बटा एम्पियर जिसे कहते हैं आप लोग। अभी कल हम लोगों ने ऐसे प्रश्न हल किए थे, अरे सारे के सारे प्रश्न करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। उसके बाद स्नेल का तो सही ही हो गया ये वाला, न्यूटन के गति विषयक नियम जानते ही हो, न्यूटन के गति के जो होते हैं विषयक नियम होते हैं, 3 दिया था इन्होंने ना, 3 दिया था, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जड़त्व का नियम, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हाफ यू प्लस टी, हाफ यू टी प्लस क्या होता है यार उसका पूरा फॉर्मूला, हाँ बताया हुआ था मैंने। 3 नियम थे, कौन कौन से नियम थे आपके, एक तो क्रिया प्रक्रिया का जड़त्व का नियम, और तीसरा वाला जो फॉर्मूले पर था, हाँ 3 नियम दिए थे इन्होंने। चलिए अब 3 नियम में इनके तीनों नियम छोड़िए, अब बचे क्या, तो बचे ये आपके स्नेल जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, ये वाले, ठीक है। चलिए इनका तीसरा वाला नियम जो नहीं याद आ रहा था, उल्टा कर रहा था, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर, यही था ना, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, दिमाग में नहीं आ रहा था उल्टा मैंने, क्योंकि हाफ यहाँ पहले बोल दिया तो कहाँ से बनता ही नहीं था। तीनों नियम, पहले जड़त्व का नियम, दूसरा क्या था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तीसरा ये वाला यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, कभी कभी दिमाग से घूम जाता है भाई, हम भी तो इंसान ही है, आगे का पीछे हो जाता है, फिर काम खत्म हो जाता है। आइए फिर देखते हैं, रो है, ये पी नहीं होगा, पी दिखाता है, रो होता है, ऐसे वाला जो होता है ये होता है, ठीक है। चलिए मान लीजिए उसे कि वही है, वो रो है, रो को कैसे लिखते हैं, ये ऐसे लिखते हैं, रो किसको दर्शाता है, प्रतिरोधकता को दर्शाता है। प्रतिरोधकता क्या होता है, ओम मीटर,
इसका इकाई होता है, इकाई होता है इसका ना। संबंध पूछ रहा है इनसे, तो संबंध आपका क्या होगा, यहाँ पे ये तो रो प्रतिरोध प्रतिरोधकता को दिखा रहा है, आर प्रतिरोध को दिखाएगा, ये यल है, यल बराबर क्या दिखाएगा, लेंथ दिखाएगा, एल बराबर क्या दिखाएगा, लेंथ दिखाएगा, और ए बराबर क्या दिखाएगा, एरिया। ए बराबर क्या है, एरिया है, आर बराबर प्रतिरोध है। ये बार बार आपको बताया गया है, इसलिए अब कितनी बार बताया जाए, जानते ही हैं। तो इनका जब निकालेंगे आप, ये पी यहाँ लिखा हुआ है लेकिन ये पी नहीं है भाई, ये इस तरह से आप देखेंगे तो रो हो जाएगा, रो बराबर होता है आर ए बटा लंबाई, मतलब ये निकल कर आपका आ जाएगा। और इसका जो सूत्र होता है, इसका जो इकाई होगी उसकी इकाई बनकर आएगी ओम मीटर। क्या बन के आएगी, ओम मीटर, ओमी नहीं यार, इसकी इकाई क्या बनकर आएगी, इसकी इकाई बनकर आएगी ओम। फिर वही हाथ कितनी तेज से चलेगा भाई, वही गलती बार बार कर रहा हूं, ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर आएगा। ओम मीटर क्यों आएगा जानते ही हैं, ओम तो यहाँ है ही, साथ में ये लेंथ, लेंथ जो आती है वहां पे काटेगा, एम्पियर को काटेगा, हाँ कट के आ गया ओम मीटर, सही। चलिए प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का सूत्र दिखा रहा है, तो कहाँ पे है ये, देखिए कहाँ पर है। क्या बात है यार, सूत्र में त्रुटि बहुत ज्यादा है, असल बात बेचारे कितना फिजिक्स है, हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, रात को याद करो दिन को सफा है, और गणित तो लोग नाम से ही डर जाते हैं, जब फिजिक्स आ जाती है, फिजिक्स में नियम और गणित दोनों होता है, इसलिए फिजिक्स भी पल्ले नहीं पड़ती किसी को, इसलिए हमारे टाइपिस्ट महोदय को भी नहीं पड़ी है। ये यल को उन्होंने 1 बना दिया है, ये यल होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए। ठीक है, तो लेंथ होना चाहिए, तो यही वाला सूत्र इसका सही, ये वाला सूत्र सही बन जाएगा, बाकी और कोई मिलता जुलता नहीं है, इसलिए नहीं तो उसको सही कर देता मैं। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड जो होता है वो लग रहा है थोड़ा सा बेचारे गलत हो जाते हैं। जूल के तापन प्रभाव, जूल के तापन प्रभाव के कारण ऊष्मा अनुक्रमानुपाती होती है, जूल के तापन के प्रभाव के अनुसार, जूल के तापन के प्रभाव के अनुसार, जूल के तापन के प्रभाव के अनुसार का मतलब ये है हीट, ये क्या है, हीट है। हीट किसके बराबर, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, ये वाला सूत्र भी मैंने बताया, धारा के वर्गमूल, धारा के घनमूल, धारा के घन वर्ग, तो ये तो यार वर्गमूल के बराबर अच्छा अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती जब होगा तो ये तो नहीं होगा यार, अनुक्रमानुपाती जब रहेगा तो ये नहीं होगा। अनुक्रमानुपाती में घनमूल होता है, अनुक्रमानुपाती में क्या होता है, धारा के घनमूल के बराबर होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। समय अवधि का सूत्र है, समय अवधि का जो सूत्र होता है वो होता है, देखिए टी बराबर होता है 1 बाई आवृत्ति दिया है, हाँ आवृत्ति दिया है, हिंदी में दिया है तो हिंदी में लिख लीजिए आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति को घटाएंगे समय बढ़ेगा, समय को बढ़ाएंगे आवृत्ति घटेगी, समय को बढ़ाएंगे आवृत्ति घटेगी, आवृत्ति को बढ़ाएंगे समय घटेगा, दोनों में एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यहाँ समय आवृत्ति के, समय आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, सीधी सीधी बात, पाती होता है। देखिए मात्रा उल्टे कर दिया हूँ, कोई बात नहीं है, पाती होता है, बड़ी की मात्रा कर दीजिएगा आप। समय आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती का मतलब 1 देखिए बटे में आ गया, और ये बन गया आपका सूत्र। देखिए कहीं है 1 आवृत्ति, 1 आवृत्ति, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, पहले मुझसे जान लिया कीजिए, उसके बाद उत्तर लगा दिया कीजिए, क्या ही कहना है आप लोगों का। मजेदार प्रश्न है कि नहीं है, मजेदार और बेस्ट प्रश्न। ऐसे प्रश्न अगर आप लोग कर लेते हैं तो फॉर्मूले से तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगी, किसी भी फार्मूले से कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सारी चीजें जानते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 9, अप्रैल 2019 आओ, ये तो आ गया आपका क्या क्या कहते हैं उसको, इकोनॉमी, इकोनॉमी का प्रश्न आ गया, तो चलिए इकोनॉमी हल करते हैं, कोई बात नहीं। ये देखिए इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा विश्लेषण करने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी अप्रैल 2019 में नाबार्ड, नाबार्ड का मतलब क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक में भारत सरकार की हिस्सेदारी को बढ़ाकर कर दिया गया। बढ़ाकर कितना कर दिया गया था भाई, 100% कर दिया गया था, 100%, क्योंकि हमको 100% विकास
चाहिए हमारे कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में। कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में हमें 100% विकास चाहिए, इसलिए हमारी हिस्सेदारी 100% कर दी गई थी, 100% कर दी गई थी। अच्छा बताइए, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? अभी जल्दी बता के आया हूँ, जल्दी बता के आया था। क्या बता के आया था भाई? कि 12 जुलाई 1982, यही तो बता के आया था कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी भाई? तो देख लीजिए कब की गई थी। इतनी जानकारी तो बहुत है, इतनी जानकारी आप लोग रखेंगे तो इकोनॉमी में आपको कोई नहीं हरा सकता। लीजिए आ गया, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे का विलय करके एक बैंक बना दिया गया था, जिसे आप लोग कहते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं उसे? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। इंडियन बैंक तो इलाहाबाद, केनरा बैंक आदि सभी बैंकों को मिलाकर दिया गया था इंडियन बैंक, ठीक है, इंडियन बैंक किया गया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वो तो सीधा सीधा बैंक ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने में कोई परिवर्तन नहीं लिया है, बस जिसने परिवर्तन किया है वो देखिए ये वाला है। तो बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे, इन तीनों का विलय करके किस क्या बना दिया गया था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया था, ठीक है, गठन करके एक कर दिया गया था। आइए इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक बैंक का सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक इसमें नहीं है। अरे ये बताइए, यूको बैंक आपको मिलता ही है, कारपोरेशन बैंक आपको मिलता ही है, इंडियन ओवरसीज बैंक आपको देखने को मिलता ही है, बचा क्या फिर? साउथ बचा ना, साउथ इंडियन बैंक बचा। साउथ इंडियन बैंक जो आपका है, ये वाला बेचारा कहाँ गया? ये वाला बेचारा नहीं मिलता है आपको। जब नहीं मिलता है तो यही तो इसका उत्तर बन जाएगा, यही नहीं मिलता है तो यही तो उत्तर बनेगा। सार्वजनिक क्षेत्रों पर इसको आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न, ब्रेटन वुड्स ट्विंस, ये तो यार चर्चित चीज है। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में गठित दो बहुपक्षीय संगठनों को संदर्भित करता है, वे हैं, क्या था भाई? एक था आपका IMF था, एक क्या था? IMF था, और दूसरा क्या होना चाहिए? WB यानी कि वर्ल्ड बैंक था। यही दोनों जिस ऑप्शन में होंगे मिल जाएगा। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दूसरा क्या है? वर्ल्ड बैंक है। जिस ऑप्शन में भी मिल जाए वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लीजिएगा, IMF, UN नहीं, IMF तो ठीक था, अच्छा चारों में IMF है, IMF चारों में नहीं, इसमें UN, ये वाला तो ऐसे कर दिया, IMF चारों में है, UN ये भी नहीं है, WTO है ये भी नहीं है। हाँ ये देखिए, ये ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में IMF और विश्व बैंक, WB नहीं लिखा है, विश्व बैंक लिख दिया है, वर्ल्ड बैंक, बस जानते रहिए ना, वर्ल्ड बैंक कहते हैं इसको। तो सारे के सारे प्रश्न आपके सही होंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो, ठीक है। ये लीजिए, अच्छा अभी फिर से साइंस शुरू हो गया। हाँ 2 प्रश्न और होंगे, उम्मीद है 2 या 3 प्रश्न और होंगे, ले लिया जाए उनको भी। एक प्रकाश किरण वायु से ज्वार में रखे, वायु से ज्वार नहीं होना चाहिए, जार होना चाहिए यार, जार में रखे जल के पृष्ठ पर 300 के कोण, 300 का कोण कहाँ बना रहा है? ये 300 नहीं होना चाहिए, रुकिए मैं बता रहा हूँ कितना होना चाहिए। ये 30 अंश का कोण होना चाहिए। कितना होना चाहिए भाई? ये 30 अंश का कोण बनाना आपतित हो रहा है। किरण जल में कोण के पर अपवर्तित होगी और अपवर्तित किरण के तल में होगी। देखिए आप, में होगी, तो ये एक सतह है, ये एक क्या है? सतह है। सतह सीधी होनी चाहिए, मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया। सतह कैसी होनी चाहिए थी? सीधी होनी चाहिए। सतह ऐसे होनी चाहिए, ठीक है, ये हो गई सतह। अब ये बताइए, सतह सीधी हो गई, इसका एक ये होता है परपेंडिकुलर होता है, ये होता है अभिलंब, इसे सतह कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? सतह कहेंगे, और इसे कहेंगे अभिलंब, इसे क्या कहेंगे? अभिलंब, ठीक है। और ये जो अभिलंब होता है, अब यहाँ से प्रकाश डाला जाता है, इसने कहा 30 अंश की कोण, 30 अंश का कोण यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ से प्रकाश आप डालेंगे इस पर, ठीक है। तो जब ये प्रकाश, ये क्या है? ये किरण वायु में है, ये वायु माध्यम है, ये एक वायु का माध्यम है, और ये माध्यम है आपका, क्या कह रहा है, किसका है? जल का माध्यम है, ये जल का माध्यम है और ये वायु का माध्यम है। तो एक बात होती है कि जब प्रकाश सरल माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है,
तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। किस तरफ झुक जाती है? अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ये आप नोट कर सकते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, सघन माध्यम में जाती है, तो वह यानी कौन? प्रकाश अभिलंब की तरफ झुक जाती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ये फैक्ट है आपका, ये आपका फैक्ट है। ये जानते रहिए कि जब भी ये जाएगी, ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी का मतलब ये है कि 30 अंश से जा रही थी, सीधे निकल जानी चाहिए थी, लेकिन ये 30 अंश की बजाय ये क्या करेगी? थोड़ा सा झुक जाएगी। थोड़ा सा जब झुक जाएगी, ये 30 अंश का कोण बनाते हुए जा रही थी, लेकिन जब झुक जाएगी तो 30 अंश से कम हो जाएगा, 30 अंश से कम हो जाएगा ना, यही बात है। 30 अंश से कम हो जाएगा कोण तो 30 अंश से कम हो गया, और सतह में स्थित होगी, तल में क्या होगी? तल में स्थित होगी, परावर्तित नहीं होगी, तल में ही आकर क्या हो जाएगी? स्थित हो जाएगी। कहाँ है भाई? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में दिखा रहा है ना कि 30 डिग्री से कम और स्थित होगी। तल कहाँ? आपतित किरण के तल में स्थित होगी, आपतित किरण के तल में स्थित होगी। आपतित किरण क्या होता है? जो किरण आती है, इंसिडेंट किरण, जो किरण पहले आती है फिर उसके बाद दूसरा क्या होता है? या तो उसी माध्यम में वापस लौट जाए, उसी माध्यम में जब वापस लौटती है प्रकाश, ये देखिए, ये एक छोटा सा, ये अगर यहाँ से आई प्रकाश और यहीं पर लौट गई तो ये तो आपतित किरण हो गई, यानी कि इंसिडेंट रेज हो गई, और ये रिफ्लेक्टेड रेज है। रिफ्लेक्टेड रेज को हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। उसी माध्यम में वापस लौट जाना परावर्तित होना होता है, लेकिन ये आगे निकल कर थोड़ा सा झुक जाना या इधर उधर हो जाना, ये होती है अपवर्तित किरण। क्या होती है? अपवर्तित किरण, अपने रास्ते से भटक जाना, अपने रास्ते से क्या हो जाना? भटक जाना, अपवर्तित किरण होती है। वो अपवर्तित किरण है, ये आपतित किरण है। उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो उसे कहेंगे आप लोग परावर्तित किरण। इस तरह से सारी किरणें होती हैं। सारी किरणों को मैं धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपको ऐसे क्लियर करवाता चलूंगा। अगर दिक्कत हो रही हो तो आप वीडियो को रोक कर फिर से ध्यान से सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बड़े ही सरल शब्दों में मैंने कहा है अभी भी, ठीक है। सेशन लंबा होता जा रहा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करूंगा, और एक ही प्रश्न तो हो सकता है और हाँ, यही लास्ट प्रश्न है। आइए, लास्ट प्रश्न है, ये भी फैक्ट पर है, बहुत ज्यादा इस पे नहीं। विद्युत ऊर्जा की एक व्यवसायिक इकाई जूल के बराबर होती है। एक व्यवसायिक इकाई यानी कि वाणिज्यिक इकाई, मैंने बताया था आपको। वाणिज्यिक इकाई क्या होती है यार? वाणिज्यिक या व्यवसायिक इकाई जो होती है, व्यावसायिक इकाई जो होती है वो क्या होती है भाई? ये होती है किलोवाट घंटा। क्या होती है? किलोवाट घंटा होती है। और किलोवाट घंटा जो होती है, 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो होता है 3.6 गुणे 10 की घाते 6, 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो जूल के बराबर होता है, ठीक है। लीजिए, तो कहीं ऑप्शन में मिलेगा जरूर। अभी ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल जाएगा। अगर निकालना होता तो अभी हम लोग निकालते कि 1000 वाट बराबर वोल्ट आया था, वोल्ट आने के बाद 60 करके ये सेकंड को निकालते, सेकंड निकालने के बाद तब लेकर आते, ये 6 का 36 होता, 6 का 36 में फिर यहाँ से होता और 1000 का गुणा, ये देखिए 1000, फिर 1000 को होता, जब 1000 का गुणा करते तो 6 जीरो मिल जाता, फिर 10 बचा वहाँ पे। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ का 6 का 36, 6 का 36 तो ये हो गया, वहाँ का 1000 के बाद 10,000 पे जाता, यहाँ पे आता तो ये देखिए 6 जीरो उठाकर यहाँ पे रख दिया गया, वही अलग कर दिया गया है। तो इतना लंबा देखिए घूम गया होगा दिमाग को, दिमाग घूम गया होगा। तो बस इतना जानिए 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल के बराबर होता है, जूल के बराबर होता है, ठीक है।
बस आंसर भी आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर बी। तो कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। बेहतर से बेहतरीन की तरफ और स्मार्ट स्टडी के साथ आप लोगों को अध्ययन कराया जा रहा है, प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। आपको आगे चलकर कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी, इसलिए हम लोग आपके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए मैं चाहूंगा इतना ही रहने दूं, फिर मिलता हूं आपसे अगले दिन अगले सेशन के साथ और बेहतरीन प्रश्नों के साथ। ठीक है, तो आज के लिए विदा चाहेंगे। जय हिंद।